हेलो दोस्तों। आज मैं एक नए टॉपिक के साथ जो है पादप जीवन के लिए जल का महत्व अर्थात इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर टू प्लांट लाइफ। हनी दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से ये सीखने की कोशिश करेंगे कि जो पादप होते हैं उनके जीवन में जल का क्या महत्व होते हैं। हनी दोस्तों, हम हमारे आसपास में देखते हैं कि जो फार्मर्स वगैरह होते हैं वो अपनी फसल को एक निश्चित समय के बाद में वाटर उपलब्ध कराते हैं। अगर वो अपने फसली पौधे यानी हम जानते हैं जो फसली पौधे होते हैं वो शाखीय होते हैं। हम जानते हैं कि जो प्लांट्स होते हैं उनकी तीन भाग होते हैं। एक तो वृक्ष होते हैं, फिर होते हैं शाख होते हैं, सबसे छोटे होते हैं, और जो शाख के और वृक्ष के बीच के जो पौधे होते हैं उनको हम झाड़ी कहते हैं। झाड़ी में नींबू वगैरह आ गए, शाख में फसली पौधे आ गए, और वृक्ष में आप जानते हैं पीपल का पेड़ है, आम का पेड़ है, ये सभी आते हैं। तो हम देखते हैं कि चाहे वृक्ष हो, चाहे झाड़ी हो, चाहे शाख के पौधे हो, सभी को वाटर की आवश्यकता होती है। तो जो फार्मर्स होते हैं वो एक निश्चित समय के बाद उनको प्लांट्स को वाटर देते हैं। अगर वो उनको वाटर उपलब्ध नहीं करा पाते हैं तो वह कुछ समय बाद धीरे धीरे सूख कर नष्ट हो जाते हैं। तो वो नष्ट क्यों हो जाते हैं उसका तो कारण और जल का महत्व है। तो सबसे पहला होता है कि जल प्रोटोप्लाज्मा का एक मुख्य घटक होते हैं। हम सभी जानते हैं दोस्तों कि एक सेल होती है, उस सेल के अंदर एक लिक्विड पार्ट होता है, और उसके अंदर उस लिक्विड पार्ट के अंदर कुछ ऑर्गेन्स होते हैं, जैसे कि केंद्रक होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, हरितलवक होते हैं, राइबोसोम होते हैं, बहुत सारे होते हैं, जैसे कि गोल्गी बॉडी होती है। तो वो सभी उस प्रोटोप्लाज्मा में रहते हैं। और हम जानते हैं कि प्रोटोप्लाज्मा किसे कहते हैं, जो सेल का अंदर जो लिक्विड पार्ट होता है यानी साइटोप्लाज्मा, प्लस जो केंद्र के अंदर पाए जाने वाला जो लिक्विड होता है उसको हम न्यूक्लियोप्लाज्मा कहते हैं। तो न्यूक्लियोप्लाज्मा प्लस साइटोप्लाज्मा इजिकल टू क्या होता है, प्रोटोप्लाज्मा होते हैं। तो हम जानते हैं कि जल होता है वो प्रोटोप्लाज्मा क्या होता है, मुख्य घटक। और प्रोटोप्लाज्मा किसका मुख्य घटक होता है, सेल का होते हैं। तो और जल कितना होता है, प्रोटोप्लाज्मा के कुल भार का लगभग 95% है। हम जानते हैं अगर 95% है और 95% वाटर को निकाल देते हैं तो प्रोटोप्लाज्मा का अस्तित्व नहीं बचेगा, क्योंकि उसके अंदर ओनली फॉर ठोस यानी जो सॉलिड भाग है वही बचेगा। सॉलिड भाग के अंदर क्या होते हैं, प्रोटीन्स होती है, कार्बोहाइड्रेट होते हैं, वसा होती है, वो सभी सॉलिड फॉर्म के रूप में इसमें पाए जाते हैं। अतः हम ये कह सकते हैं कि जो वाटर के बिना क्रियाशील नहीं होता है। फिर है नंबर 2, जल प्लांट्स में एक आदर्श माध्यम की तरह वर्क करता है। हम जानते हैं अगर प्रोटोप्लाज्मा में अधिकांश भाग लिक्विड पार्ट में और लिक्विड पार्ट में तो वो एक आदर्श माध्यम की तरह भी कार्य करेगा। अधिकांश मेटाबॉलिज्म एक्टिविटीज़ होते हैं, हम जानते हैं वो किस में होते हैं, यानी जो द्रव्य माध्यम होते हैं उसमें संपन्न होती है। तो इसके लिए भी यानी प्लांट्स की जो सेल्स होती है उसके अंदर जल का पाया जाना अति आवश्यक होता है। साथ ही विलय का भी कार्य करता है। ये तो हमें ऊपर वाले में भी देखा था कि उसमें जो सॉलिड भाग होते हैं जैसे कि कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, न्यूक्लिक एसिड है आदि इसके अंदर घुले हुए रहते हैं, और गैसें हैं, खनिज लवण आदि रहते हैं जो क्या करते हैं एक सेल से दूसरी सेल में वितरित हो पाते हैं। हम जानते हैं कि अगर एक सेल के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन्स है, विटामिन्स है, गैसें है, खनिज लवण आदि की अधिक सांद्रता वो दूसरी सेल में कम सांद्रता है तो वो क्या करते हैं विसरण के द्वारा। अब हम जानते हैं विसरण की क्रिया या प्रासरण की क्रिया होती है वो किसकी, जल के माध्यम से ही होती है। तो वो जल के द्वारा एक सेल से दूसरी सेल में प्रवेश कर जाते हैं। तो अतः हम क्या कह सकते हैं कि जल होता है वो विलायक और वाहक दोनों की तरह कार्य करता है। फिर है कि प्लांट्स में कई कार्बनिक अवयव जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, एंजाइम आदि वाटर की कमी से अपने फिजिकल यानी भौतिक और केमिकल यानी रासायनिक प्रॉपर्टीज गुण खो देते हैं। हम ये तो जानते हैं कि ये घुली हुई अवस्था में रहते हैं, और जब ये सभी घुली हुई अवस्था में रहते हैं तब ही क्रियाशील होते हैं, अन्यथा वो सेल में अपने कार्य नहीं करता है। फिर है चौथा,
प्लांट्स की फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में हाइड्रोजन एटम्स देने वाला वाटर ही होता है। हम जानते हैं कि जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है पौधों में, तो उनमें क्या होता है, जो हाइड्रोजन एटम देते हैं वो कौन देता है, वाटर देता है। H2O से ही निकलते हैं, जिससे क्या होता है CO2 का तो अपचयन होता है। हम जानते हैं कि जो हाइड्रोजन एटम्स होते हैं वो क्या करते हैं, CO2 का अपचयन करके किस में परिवर्तित हो जाते हैं, ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाते हैं। साथ ही O2 की उत्पत्ति का मुख्य स्रोत भी क्या है, H2 है। हम जानते हैं फोटोसिंथेसिस की क्रिया में ग्लूकोज प्लस O2 प्राप्त होती है, तो O2 भी जल से प्राप्त होती है, और जो ग्लूकोज बनती है वो CO2 के अपचयन के लिए जो हाइड्रोजन होते हैं वो भी इन वाटर से प्राप्त होगा। अगर हाइड्रोजन प्राप्त नहीं होगा तो CO2 का अपचयन नहीं होगा, CO2 का अपचयन नहीं होगा तो ग्लूकोज नहीं बनेगा, ग्लूकोज नहीं बनेगा तो प्लांट्स के लिए न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, तो प्लांट्स वैसे ही नष्ट हो जाएंगे। फिर होता है रेस्पायरेशन की प्रोसेस के अंत में H2O अंतिम उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। ये तो हम जानते ही है कि जो रेस्पायरेशन की क्रिया कोशिका में ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है, तो उसके अंदर क्या होता है, जो वो प्रोसेस होती है उसके अंदर अंत में H2O अंतिम उत्पाद के रूप में मिलता है। जो H+ होता है वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके क्या बनाते हैं, H2O बना लेता है। फिर क्या होता है, 6 नंबर महत्व है वाटर का प्लांट्स में है कि वाटर सेल की स्थिति को बनाए रखने के लिए आप प्रमासिक होते हैं। हम जानते हैं कि जो प्लांट्स होते हैं उनमें अगर सेल फुली हुई अवस्था में रहेगी तो क्या होगी, उसके अंदर ऑर्गेनिज्म होंगे, हरित लवक है, माइटोकॉन्ड्रिया है, वो क्या करेंगे, अपनी जो मेटाबॉलिज्म एक्टिविटीज है उनको अच्छी तरह से आसानी से कर पाएंगे। अगर कोशिका है वो संकुचित अवस्था में पाई जाएगी तो वो ऑर्गेनिज्म है वो अपनी मेटाबॉलिज्म एक्टिविटीज को आसानी से नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए कोशिका को फुलाए रखना भी आवश्यक होता है। जो कार्य प्लांट्स में कौन करता है, वाटर करता है, क्योंकि स्पीति सेल्स में ही जैविक क्रिया संपन्न होती है, अभी मैंने बताया। और प्लांट्स की ग्रोथ स्पीति सेल्स पर निर्भर करती है। ये भी हम जानते हैं कि अगर जैविक क्रिया आसानी से होगी तो वाटर के अंदर ग्रोथ प्लांट्स के अंदर ग्रोथ आसानी से हो पाएगी। फिर नंबर 7 है कि वाटर प्लांट्स में तापक्रम प्रतिरोधक का कार्य भी करता है। हम सभी जानते हैं कि जो वाटर होता है उनके अंदर एक केमिकल करेक्टर होता है जो है हाई स्पेसिफिक हीट वाला, जो क्या करता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड जो 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, यानी जो 1 ग्राम जल है उसका अगर टेम्परेचर 1 डिग्री है तो उसको घटाकर ये हाई स्पेसिफिक हीट वाला गुण होता है वाटर का, वो क्या करता है उसको 1 डिग्री से घटाकर 0 डिग्री पर ला देता है। तो यही तापक्रम के इसी कारण से वाटर प्लांट्स में एक तापक्रम प्रतिरोधक के रूप में कार्य करता है। फिर है स्पोर, सीड एंड फ्रूट आदि के प्रकीर्णन एवं वितरण में वाटर आवश्यक होता है। ये भी हम जानते हैं कि जो स्पोर होते हैं, सीड होते हैं, फ्रूट होते हैं, वो जो जलीय पौधे होते हैं उनमें प्रकीर्णन यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर यानी ले जाने का कार्य वाटर करते हैं, जिससे वो अंकुरित होकर एक नए प्लांट का निर्माण कर सके। फिर है प्लांट सेल के द्वारा वाटर को ग्रहण एवं त्यागने से कई पादप गति होती है। हम जानते हैं कि जो प्लांट की सेल होती है वो वाटर को ग्रहण करती है तो क्या करती है, फूल जाती है, और वाटर को त्यागती है तो वो क्या होती है, सिकुड़ जाती है। जैसे कि स्टोमेटा की जो दार कोशिकाएं होती है उनका खुलना यानी उनका फूलना और बंद होना, इसके साथ ही जो पुष्प का दिन के समय में यानी खिलना और उनका बंद होना, इसके साथ ही छुई मुई के प्लांट्स में स्पर्श के प्रति संवेदनशील होना, ये भी वाटर के कारण ही होते हैं। तो दोस्तों आज ही हमने ये वाटर के महत्व देखे हैं। इसी के साथ में ये वीडियो समाप्त होता है। थैंक यू।